अल्लाह ताला से आप उम्मीद रखें। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बात करता हूँ। 2016 के अंदर मेरे पास एक छोटी सी सवारी थी जी बिल्कुल, जो मैंने अपनी वालदा की दुकान बेच के खरीदी थी, ठीक है। और मुझे 2016 में अल्लाह ताला के ऊपर यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे 1-1.5 साल के अंदर लैंड गुजर देगा, तो अल्लाह ताला ने मुझे दी। तो मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी लैंड भी एक्वायर नहीं होती, सिर्फ वो कहते हैं कि उसको टोकन बयाना किया होता है और आधे से ज्यादा फाइलें मार्केट में बेच मैं देते ये हैं समझता हूँ कि ये तो हराम है। जब आप हराम काम में जाते हैं तो उसमें नुकसान होता है इवेंचुअली। ऐसी चीज को ट्रेड करना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वर्चुअली तो आपको ट्रेड की इस्लाम इजाजत नहीं देता। हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद आप रियल स्टेट में आए, इसके पीछे क्या लॉजिक थी? इसके पीछे ये था कि मैं आई नेवर वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। मेरी वालदा की बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने अनफॉर्चुनेटली, बल्कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक फिर रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमसे अपने वालिदैन की ख्वाहिश पूरी करवाई है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माशाल्लाह, जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं एक सुकून मिलता है, वही जो सऊदी की जो है ना एक फील आती है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस एपिसोड के अंदर जो मेहमान को दावत दी है, इनका तारुफ़ के लिए मेरे पास डेफिनेटली मैं ये यहाँ पे बड़ा फ़ख्र महसूस करूँगा इनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मजहबी घराने से भी है और माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और मैं ये बड़े फ़ख्र से ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ऐसी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को अता की है जो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने अता की है। MBBS डॉक्टर भी हैं, इसके अलावा अपना बिज़नेस भी करते हैं, रियल एस्टेट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह इस वक्त ये लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी NGO भी है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज की मेरी इस नशिस्त के अंदर जो इनसे डिस्कशन होगी वो ज़्यादातर इनके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतने ज़्यादा जो अचीवमेंट्स हैं ये किस तरह से हासिल की और ये अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। इनका तारुफ करवाऊँगा डॉक्टर सैयद इकराम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मेरी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने के लिए। आपकी तबीयत अब कैसी है? पिछले दिनों आप कुछ थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहे? चलें, अल्लाह ताला आपको जो है सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। डॉक्टर साहब, मेरी जो पॉडकास्ट का थोड़ा सा सिनेरियो आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह हम इस पे मेजर जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे आपके प्रोफेशनल करियर पे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर इनिशियल लाइफ। कहाँ पे पैदा हुए, आपकी एजुकेशन कहाँ पे रही इनिशियल? मैं लाहौर में पैदा हुआ था, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर लाहौर मैं चला गया था सऊदीया, क्योंकि मेरे वालिद साहब वहाँ पे जो है वो जॉब करते होते थे। मैंने सऊदी अरब से ही अपनी इनिशियल जो एजुकेशन है वो हासिल की। मैंने हिफ्ज़ भी सऊदी अरब से किया, वहीं पे तरावियाँ पढ़ाने का आगाज़ भी हुआ, वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 17-18 साल मैं रहा इनिशियली। डॉक्टर किस एज से आपने पहली तरावी का जो मसला 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से। किस शहर में सऊदी के? रियाद में। रियाद में। और आपकी जो इनिशियल सारी ट्रेनिंग भी हुई वो भी सारे वहीं पे ही हुई? वही है, तालीम और तरबियत जो है वो सऊदीया में हुई। फिर उसके बाद मैं कराची आ गया, डाउ मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ MBBS में। ठीक है। मैंने वहाँ से MBBS किया, उसके बाद MBBS करने के बाद मैं लाहौर आ गया, यहाँ से हाउस जॉब की मैंने जिना हॉस्पिटल लाहौर से, और उसके बाद जो है बिज़नेस में आ गया मैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त आप माशाल्लाह लाहौर का सबसे बड़ा जो तरावी का मसला है वो भी पिछले काफ़ी सालों से आप उसको देख रहे हैं, और इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? जब आप तरावी, मैंने आपके पीछे माशाल्लाह इस पिछले रमज़ान में कोई 12-13 तरावी पढ़ी हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये बिलीफ है कि कोई भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, खा वो कोई दीनी काम हो या दुनियावी काम हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो दीन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो। अगर आपका मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे देता है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारे पीछे रश लगे या हमारे लोग वाह वाह करें। हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह की रज़ा ही मकसूद होनी चाहिए। ये एक नेक काम है। ऐसे काम का क्या फ़ायदा है कि आप लोगों को तो इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएं लेकिन अल्लाह ताला को राज़ी ना कर सकें। आपके काम के अंदर रियाकारी शामिल हो, आपके काम के अंदर दिखावा हो, आपके काम के अंदर जो है वो शोबाजी हो। तो मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह की रज़ा ही सिर्फ आपके अमल में मकसूद होनी चाहिए। इसके अलावा कोई आपका जो है ना वो रीज़न नहीं होनी चाहिए किसी भी अमल को करने के लिए। बेशक ऐसी है तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला फिर वो कामयाबी का ज़ामिन बन जाता है। बेशक ऐसी है। और जो माहौल आप लोगों ने माशाल्लाह वहाँ पे बनाया हुआ है बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत बस ये है कि अगेन मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार बंदे से
दीन का काम ले रहा है या हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम दीन के लिए कुछ कर लें, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। आपकी जमात भी माशाल्लाह बड़ा बढ़ चढ़ के जो है दीनी जो फ़राइज़ हैं उनको भी अंजाम दे रही है और इसके साथ साथ फलाही काम बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोग। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, मेरा किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी कोई जमात नहीं, मैं एक इनफरादी हैसियत में। बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली आपके जो आप ग्रैंडसन है अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की जमात थी, बिल्कुल थी, और उसके बाद उस लेगेसी को कंटिन्यू भी किया मेरे मामू ने। लेकिन मेरा, क्योंकि मैं एक बिजनेस प्रोफेशन से हूँ, तो मैं बिल्कुल किसी भी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी फ़िलहाल। आगे का कोई पता नहीं है। और सियासी हवाले से क्या कहेंगे? सियासी हवाले से बिल्कुल मैं मेरी इंटेंशंस हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने की भी। मेरी इलेक्शन, मुझे जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी सियासी जमात से अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगा। और अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं आपने सेट किया हो? देखिए, किसी भी जमात में जाऊँगा आपने बोला, तो इसका मतलब है कोई क्राइटेरिया नहीं है, पीछे सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है? नहीं, मैं क्राइटेरिया यही होता है ना कि आप देखें हमें क्या ख़तरा है, हम जहाँ पे भी जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव वाइब लेके जाएंगे जी। और मैं ये समझता हूँ कि क्राइटेरिया नहीं सेट होना चाहिए, क्राइटेरिया यही सेट होना चाहिए कि आपका सियासी मकासद क्या है। मेरा सियासत करने का मकसद कोई बिजनेस को प्रमोट करना तो नहीं है, ना ही कोई ब्लैक मनी को वाइट करना है। मेरा सियासत का मकसद ये है कि हाँ, पार्लियामेंट के अंदर हम जैसा बंदा जाए जहाँ पे दीन की बात हो सके, जहाँ पे आप अल्लाह ताला के अहकामात को मनवाने की कोशिश करें। तो ये एजेंडा है ना हमारा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो माजरत के साथ ये एजेंडा तो आपका ज़ाती है, लेकिन जिस जमात को आप ज्वाइन करेंगे या ऑब्वियसली देखें, मैंने अपने ऑप्शंस को वाइड रखा हुआ है ना। मैंने कौन सा अभी कोई जमात ज्वाइन कर ली है, ऑब्वियसली हम नेगोशिएट करेंगे उनसे कि ये हमारे क्राइटेरियाज है, इन पे अगर आप फॉलो करते हैं ठीक है, वी आर विलिंग टू गो अहेड विद यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी जमातें काम कर रही हैं, ये तो सारे डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही हैं? इवन जो लोग नाम भी ये लेके आए हैं, मुख्तलिफ लोग आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अपने एजेंडे लेके, उनमें बहुत सारे लोगों ने शामिल होने की भी कोशिश की, तो वही सारा सर गंद चल रहा है। तो इसमें किस तरह से आप एज ए माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं और आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को मनवाएंगे सर? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि अगर हम यही सोचते रहेंगे फिर तो कभी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। बेशक आपको एंटर होना पड़ेगा ना, आप जैसे नौजवानों को, आप जैसे होनहार लोगों को, आप जैसे ईमानदार लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, उस सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो आप बेहतरी ला सकते हैं। देखें, आपको इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट दे रही है, पॉलिटिशियंस दे रहे हैं आपको, बिजली, गैस, आटा, हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो है ये पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है। तो जो आपको हर चीज़, हर बेसिक नेसेसिटी फराहम कर रहे हैं जो लोग, अगर वही करप्ट हैं तो किस तरह सिस्टम में चेंज आएगा? मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों को इस जगह पे बैठना चाहिए। हम जैसे लोगों का हक है। हम देखें, दुनिया के अंदर ये होता है कि मासेस में इंटेलिजेंट लोगों को चुना जाता है, वो लीड करते हैं ना, वो कौमों को लीड करते हैं। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ पे जितना करप्ट, चोर, ब्लैकमेलर, डाकू, वो बंदा ऊपर आ जाता है, वो आवाम को जो है वो लीड करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे लोगों को सिस्टम के अंदर एंटर होना चाहिए। चलिए, अल्लाह करे जो आप सोच रहे हैं आप उसमें देखें, दीन जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, दीन एफर्ट ओरिएंटेड है। हमने एफर्ट करनी है, हमने बदलाव लाने के लिए एफर्ट करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला के हाथ में हमें कामयाब करें या ना करें, लेकिन हमें अपनी कोशिश का अजर मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एफर्ट करनी है। दीन इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। हमारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं कि कोई बंदा हमारे सिस्टम में परफॉर्म करेगा तो वो हमारे सिस्टम में सर्वाइव करेगा, वरना हम उसको किक आउट कर देंगे। लेकिन दीन ऐसे नहीं चलता। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। वो दीन का है, दीन का बेसिक जो एक मैं समझता हूँ जो कोर है ना, जो दीन की बुनियाद है, वो एफर्ट है। आपने एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है। आपका कहीं भी ये नहीं है कि ये जो कोशिश करनी है उसमें कामयाब होना है, ये कहीं नहीं है। आपको अजर मिल जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा, आपको आपकी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, वो जो आप अल्लाह ताला से अजर चाह रहे हैं वो मिल जाएगा एफर्ट के ऊपर ही। बेशक ऐसी, और वैसे भी अल्लाह ताला ने रिजल्ट के जो गारंटी है वो अपने हाथ में रखी है। और अगर ये चीज़ें सोचते हमारे मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो ये क्या लोग हैं जो पुराने ज़माने में लोग होते थे तो मैं उनको भी तो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि इनको प्रीच करो, इनको तबलीग करो। जो हमारे जो मैसेंजर्स आए हैं वो क्यों आए हैं? वो लोग इस्लाह करने आए हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ हमें तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स पे चल के
लोगों की सलाह करने की कोशिश करनी चाहिए, दैट्स इट। बेशक ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इंटरनेट सेंसेशन भी हैं। आज का जो दौर है ये प्योरली सोशल मीडिया का, डिजिटल का दौर है। आपकी माशाल्लाह बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है। क्रिटिसिज्म तो आता है, हर एक को आता है। जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उनको क्रिटिसिज्म आता है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं इस क्रिटिसिज्म को आप? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट डाल के मैंने आज तक कमेंट्स नहीं पढ़े। तो डॉक्टर साहब लेकिन देखें, आपके जो चाहने वाले हैं सम टाइम आपके ऊपर जो पॉजिटिव देखिए मैसेजेस आते हैं, जो मैसेज मेरी चॉइस है, मैं किसी मैसेज का रिप्लाई करना चाहूँ कर देता हूँ, नहीं करना चाहे नहीं करता। लेकिन आपसे आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मैं जो है वो कमेंट्स मैंने आज तक पढ़े ही नहीं है। और ज़िंदगी में आज तक, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी पोस्ट पर खुद कमेंट भी नहीं किया। अच्छा, आज तक ज़िंदगी में किया ही नहीं है। तो ये खुद जानबूझ के डेलिबरेटली नहीं करते या बस इससे थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स? देखें मैं आपको बात बताऊँ, हर सिचुएशन में ना मैं समझता हूँ आपको डील करना आना चाहिए। मैं अपने आप को रिलैक्स रखना चाहता हूँ। मेरा जो मौक़िफ़ है, जो मेरा एक मेरा नज़रिया है, वो मैंने दे दिया। सही, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। मैं लोगों की राय क्यों लूँ? ठीक है। लोगों की राय की अहमियत तब हो कि अगर लोगों की राय से मेरा नजरिया बदलना हो या मैंने अपने मौक़िफ़ से टिल्ट मारना हो, तो मेरी लोगों की राय की मेरे लिए अहमियत है। तो कभी लोगों को पसंद भी आती है, कभी नहीं भी पसंद आती है। मैं इन बोथ वेज आई एम ओके। मैं दोनों नजरियों का एहतराम करता हूँ। मेरे से इख्तलाफ करने वालों को भी मैं एहतराम करता हूँ, मेरे से इत्तफाक करने वालों को भी मैं एहतराम करता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली आपने किस साल के अंदर बिजनेस में कदम रखा? और पहला 2016 में। और कोर बिजनेस क्या था मेरा? मैंने वैसे तो बड़े तजुर्बे किए मैं, लेकिन जो मेरा पहला बिजनेस था वो रियल इस्टेट था। लेकिन रियल इस्टेट में क्योंकि इतनी कामयाबी नहीं शुरू में मिली, तो साथ मेरा ना एक तंदूर टाइप भी था, मैं वो भी रन करता था। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है ये बात कहने में कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर काम किया है और बड़ी बेसिक से अल्लाह के फजलो करम से, वालिदैन की दुआओं से हम शुरू हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया है। लेकिन मेरा जो प्राइम बिजनेस रहा है शुरू से अब तक वो रियल इस्टेट ही रहा है। और अभी भी आप इसी में ही आगे फोकस मैं इसी में ही आगे फोकस कर रहा हूँ और मुझे यही काम आता है, इसके अलावा मुझे काम भी कोई नहीं आता। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक मोटरसाइकिल से शुरू हुआ सफ़र आपका 2016 में, आज V8 माशाल्लाह, क्या कोई बैकडोर यूज़ किया है? क्योंकि रियल एस्टेट में बिल्कुल मैंने बैकडोर यूज़ किया है और ये मेरे पास शॉर्टकट है सक्सेस का। और मैं ये समझता हूँ कि आज वो रेसिपी ऑफ सक्सेस जो है मैं आपके तवसत से आपके ऑडियंस को भी शेयर करूँगा। बैकडोर ये है कि अल्लाह ताला से रब्ता मजबूत करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने कुरान में ज़मानत दी है कामयाबी की। एक ही आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, तुम तक़वा इख्तियार करो तुम्हारे लिए रास्ते हैं। बेशक। तो मैंने कहा कुरान तो गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। कभी जिंदगी के अंदर ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता ना कि कुरान गलत हो। ये हमारा ईमान तो इसका मतलब है कि तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि रास्ते हैं, इसका मतलब हमने तकवा इख्तियार करना है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, बेशुमार रिज़्क़ उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया। तो तकवा और तवक्कल इज़ द रेसिपी ऑफ सक्सेस। तो मैं कहता हूँ मैं उस पर फॉलो करता रहूँ, कोशिश करता रहूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस सोसाइटी में आप काम करते हैं मेजरली, जिस तरह वो खुद अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि जी मैं तो फाइलों के पीछे पहिए लगाता हूँ, तो आपने वो वाले पहिए नहीं लगाए, आपने अल्लाह से अपना राब्ता जो है मैं आपको बात बताऊं कि मेरा बुनियादी अकीदा है, मेरा ईमान है इस बात पे कि जब अल्लाह ताला के ऊपर आप इन्हिसार कर दें, तवक्कल कर दें और तकवा इख्तियार कर लेंगे, अल्लाह ताला तू ही है, और दिल से अल्लाह तू ही है। मतलब वो कहते हैं ना कि वो एक बच्चा है, वो बारिश के लिए दुआ मांगने जाता है, साथ छतरी भी लेके जाता है, वो ईमान है ना उसका। तो इतने ईमान से, इतने तकवे से अगर आप अल्लाह से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं तो अल्लाह ताला कभी जिंदगी के अंदर आपको जो है मायूस नहीं होने देता। आपका सिर्फ एक लेवल होना चाहिए तवक्कल का कि यार ये मैंने अल्लाह पे छोड़ दी है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा फैज़ा अज़मत फतवक्कल अला अल्लाह, जब तुम अज़म कर लो अल्लाह पे तवक्कल कर दो, बस उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा मेरे पे छोड़ दो। तुम्हारा काम है एफर्ट करना, कामयाबी देना मेरा काम है। बेशक तुम्हारी एफर्ट खालिस होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे मकासद जो है वो खालिस होने चाहिए, मकासद गंदे नहीं होने चाहिए ना मकासद के अंदर। और देखें अगर मैं डील कर रहा हूँ, तकवा क्या है इसको भी एलेबरेट करें। कारोबार के अंदर आप झूठ ना बोलें, आप फ्रॉड ना करें, आप नापतोल में कमी ना करें, आप लोगों से ऐब ना छुपाएं अपने सौदे के। यही तकवा है ना हमारे कारोबार का, तो यही तकवा है कि आप गलत बयानी ना करें, आप किसी को अननेसेसरी जो है वो अपने प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई ना करें, आप उसके ऐब ना छुपाएं, आप अगले बंदे को नफा पहुंचाने की नीयत से डील करें, आप अगले बंदे को जो है वो
एक नजायज उसके साथ ना करें। तो मैं ये समझता हूँ ये तकवा है आपके कारोबार का, और जब आपने तकवा इख्तियार कर लिया तो रास्ते रास्ते हैं। ये तो अल्लाह ताला की जमानत हो गई ना, बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह ताला ने जमानत दे दी। और आप लोग माशाल्लाह मेरा ख्याल है ये क्लेम भी करते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शरअ कंप्लायंट है। आप 110% जी, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर शरीयत को कंप्लाई करते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि अगर हमारी प्रोडक्ट किसी को नहीं समझ आती तो हमसे कैशबैक ले लें, बिल्कुल सही, खरीदा वो माल वापस हो सकता है। नहीं, मैंने पर्सनली मेरे एक जानने वाले हैं, विटनेस भी किया इस चीज़ को। आपने वापस किया उनका 2 दिन के उसके ऊपर आपने चेक लिख के तो वो हम फौरन वापस कर देते हैं। हमारा एक प्रोसेस होता है वो। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इसमें एक बुनियादी वजह भी हमारे मुआशरे में आजकल ये जो सारे हम हालात देख रहे हैं इसके पीछे ये भी है। आप दुकानों पे चले जाएं, माशाल्लाह अंदर जाएंगे तो हाजी साहब बैठे होंगे दुकान के बाहर, बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है खरीदा हुआ माल वापस नहीं हो सकता। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की कितनी बड़ी तौहीन है। बेशक कि हमारे जब नबी ने एक बात कर दी, हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या जुर्रत है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। बिल्कुल ऐसी है, हमारी तो जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए ये। जी ऐसी है। तो हम बड़े फख्र से लगा के बैठे हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो बंदा, मैं समझता हूँ, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करता है, उनके अहकामात को मानता है, ऐसा हो नहीं सकता वो नाकाम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और इस चीज़ पे हमारा ईमान भी होना चाहिए 100%। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक टेक्निकल डिग्री जिसको हर एक मुआशरे के अंदर भी बड़ी इज्जत दी जाती है, और ख़ास तौर पे अगर पेरेंट्स की बात करूं तो हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद आप रियल स्टेट में आए, इसके पीछे क्या लॉजिक थी? इसके पीछे ये था कि मैं आई नेवर वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। मेरी वालदा की बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरी अनफॉर्चुनेटली, बल्कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक फिर रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमसे अपने वालिदैन की ख्वाहिश पूरी करवाई है। तो मैं अपनी वालदा की ख्वाहिश पे जो है वो डॉक्टर बना। और जब मैंने डिग्री ले ली तो ये अंडरस्टूड था, मेरे और मेरी वालदा का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। ठीक है। क्योंकि मैं शुरू से बिज़नेस करना चाहता था, एडवेंचर फील्ड के अंदर जाना था, किसी एडवेंचरस फील्ड में जाना चाहता था। तो बस फिर मैं बिज़नेस स्टार्ट किया। मुझे मेरे वालिदैन ने बड़ा सपोर्ट किया शुरू से आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे वालिदैन दिए जिन्होंने मुझे हर मकाम पे, हर महाज पे ज़िंदगी में सपोर्ट किया। मुझे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया शुरू में, उन्होंने मुझे मॉरली भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े फ़ख्र से ये अक्सर बयान करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया मैं अपने वालदा की दुआ लेके किया है। मतलब मैंने वालदा से हमेशा इस्तिखारा भी करवाया कि आप दुआ करना, इस्तिखारा करना। इवन तो कि वो बिज़नेस वूमन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बिज़नेस की डील्स उनसे डिस्कस करता हूँ रात को कि मैं ये कर रहा हूँ, आप दुआ करना। आप इनफैक्ट बल्कि कल रात को मेरे पास लैंड है, मेरा भाई कह रहा था कि प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, मैंने कहा नहीं करना। फिर मैंने वालदा पे छोड़ा, मैंने कहा आप इस्तिखारा करें, अगर आप कहेंगी तो हम कर लेंगे, वरना। तो आपका इतना बिलीव इस चीज़ पे कि माँ की दुआ जो है या माँ के दिया हुआ मशवरा जो है वो आपको कहीं ना कहीं। मेरा बिलीव इस बात पे 100% है कि मैं अगर रब को राजी करने में कामयाब हो गया ना, तो देखें हम लोग किस चीज़ के मोहताज हैं? अल्लाह की रहमत के मोहताज है ना, बरकत के मोहताज है, अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। बेशक। तो जब मैंने अपनी वालदा को राजी कर लिया तो अल्लाह को खुश कर दिया। तो जब अल्लाह को मैंने खुश कर दिया तो अल्लाह ताला को मैं मट्टी को हाथ लगाऊंगा वो सोना हो जाएगा। तो अगर मैंने वालदा को नाराज कर दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया, तो मैं सोने को हाथ लगाऊंगा तो वो मट्टी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये मेरा बिलीफ है कि कहीं ना कहीं आप तलाश करें कि यार किस तरह मैं अल्लाह की रहमतों को समेटूं, किस तरह अल्लाह ताला की बरकत को समेटूं, किस तरह मैं ऐसा काम करूं कि अल्लाह का मुझ पर फजल हो। मैं देखें, मैं कहता हूं कि दीन एक बहुत खूबसूरत एक मजहब है। अल्लाह ताला की ये सबसे बड़ी हम पे जो एहसान है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। इतना खूबसूरत दीन है कि अल्लाह ताला, हमारे तो बेसिक फार्मूले हैं कि अल्लाह ताला की बस आपने रहमत लेनी है। आप रहमत किस तरह अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर रहम करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला की रहमत होना शुरू हो जाएगी। आप अच्छे काम करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला की रहमत होना शुरू हो जाएगी। तो वो काम जिससे आपको इनर पीस मिलता है, इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको आपका डिप्रेशन दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है, वो काम में अल्लाह ताला ने आपके लिए रहमत रखी हुई है कि यार आपने किसी को अपने जुबान से नुकसान नहीं पहुंचाना, हाथ से नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने किसी बंदे को जुबान से नुकसान नहीं पहुंचाना। अल्लाह ताला की रहमतें हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहमतें हो तो अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर रहम करना शुरू कर दें। बिल्कुल। तो ये कुछ है। मैं ऐसी चीजें ढूंढता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों को समेटा जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल
हासिल की जाए। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं बेशक। बीइंग ए मुस्लिम, तो जब आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको टेक केयर करता है, अल्लाह ताला फिर आपका ख्याल रखता है, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा आम सी बात है ना जी, कि अगर आपको हलाल कमाना है तो कम होगा, लेकिन ये जो आपने बात की वो ठीक है, हम मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको बात बताऊँ, देखें मैं वो वाला मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जो कि इस तरह की बात नहीं करता है, जिसने दीन को बड़ा ग्लोरीफाई करके पेश किया है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से आप उम्मीद रखें। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बात करता हूँ। 2016 के अंदर मेरे पास एक छोटी सी सवारी थी जी, बिल्कुल, जो मैंने अपनी वालदा की दुकान बेच के खरीदी थी, ठीक है। और मुझे 2016 में अल्लाह ताला के ऊपर यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे 1-1.5 साल के अंदर लैंड क्रूजर देगा, तो अल्लाह ताला ने मुझे दी। बेशक। और जिस तरह मैं अभी आपके इस पॉडकास्ट के ऊपर एक बात करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला के ऊपर 100% ईमान है, यकीन है, और अल्लाह ताला मेरे इस यकीन को कभी जिंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे जहाज भी देगा इंशाल्लाह। तो मैंने अल्लाह से उम्मीद रखनी है ना, तो मैं बड़ी क्यों ना रखूं। तो यही बात है, हम अल्लाह ताला से मांगते हुए डरते हैं, हम अल्लाह ताला से मांगते हुए पता नहीं किस बात का हमें एक हेजिटेशन होती है। वो कुल कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक है, वो अता करने वाला है। तो जो अता करने वाला हमारे पास है, तो हमें तो खुल के मांगना चाहिए अल्लाह से, और आपको बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हम चीज अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह ताला अता करेगा, और अल्लाह ताला ही कुदरत रखता है अता करने पे। तो मेरा ख्याल है आपके बारे में आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। और आपके बारे में एक बड़ा आम सा तासुर ये भी है कि आपने नॉर्मली कामयाब जो लोग हैं वो अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं। आपके बारे में ये तासुर है कि आपने अपने सारे जितने करीबी लोग हैं, इवन आपके भाई हैं, कजन्स हैं आपने उन सबको करीब ले आए। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी फैमिली, आपकी इज्जत होती है, आपके दोस्त आपके पहचान होते हैं, आपके जो बुरे वक्तों के साथी होते हैं उनको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको अपनी कम्युनिटी के लिए, आपको अपने सोशल सर्कल के लिए सोचना चाहिए। आपकी ग्रोथ हो रही है, उनको भी साथ लेके ग्रो करें। तो मैं समझता हूँ शेयरिंग के अंदर जो है ना, वो अल्लाह ताला की एक अल्लाह ताला बरकत डाल देता है जब आप जुड़ते हैं ज्यादा साथ। मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों का, नेक लोगों का, मुखलिस साथियों का नसीब अपने साथ जोड़ना चाहिए। और हो सकता है कि पता नहीं किस बंदे के वजह से अल्लाह ताला मुझे भी नवाज रहा हो, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको अपनी कम्युनिटी के लिए भी सोचना चाहिए। और अकेला आप किसी मंजिल पहुंच जाए तो क्या फायदा। मजा तो तब है ना कि आप अपने साथ लेके जो है वो पूरे कारवान को जो है वो एक ऊंचाई की मंजिलों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आते हैं थोड़ा आपके कोर बिजनेस की तरफ। आपने बेसिकली स्टार्ट किया एज ए प्रॉपर्टी एजेंट, तो उस सफ़र से आज आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं माशाल्लाह से। इसके अंदर आपको किन चीज़ों की दुश्वारी हुई? आगे जाके मैं कुछ सवाल भी ऐसे पूछूंगा जो शायद आपको अच्छे भी ना लगे, लेकिन मैंने पूछने हैं वो। नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए रियल एस्टेट एजेंट एफर्ट थी, एफर्ट ज़्यादा होती थी, रिजल्ट कम आता था, लेकिन इस बात का यकीन था कि कहीं ना कहीं अगर हम आज मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचा देगा। तो हाँ, ये बिल्कुल इतनी जल्दी अल्लाह ताला हमें मकाम अता करेगा और इतनी जल्दी सक्सेस देगा, ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा यकीन नहीं था। लेकिन इस बात का 100% यकीन था कि अल्लाह ताला हमें ऊंचाई तक ही पहुंचाएगा। मुझे अल्लाह ताला ने जिस भी फील्ड में मैं गया अल्लाह ताला ने मुझे टॉप पे रखा है, जिस भी फील्ड में अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो दुश्वारी है सच, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत करम है कि कभी मैंने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं आई है। जो प्रॉब्लम मैं पूछ रहा हूँ ना, ये डोमेन से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। जिस तरह रियल एस्टेट के आज भी 3600 मसले मसाइल हैं, महकमों के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा मसला हुआ है। मैंने एक लैंड ले ली, बहुत बड़ी लैंड ले ली, उसमें LDA से मुझे अप्रूवल नहीं मिली, मुझे लॉसेस भी हुए हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ कि देखें, एक सोचने का जाविया होता है। किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ में, मैंने हमेशा मेरा ये ईमान रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे सिखाने के लिए आजमाइश है, ये परेशानी आई है और मैं इस पे ओवरकम कर जाऊंगा। क्योंकि देखें, मैं बड़ा एक ना लिटरल इस्लाम को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। मैंने फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा को लिटरल लिया हुआ है कि आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज एन ईज। तो ये अगर हार्डशिप आती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपने फर्म रहना है, आपने अल्लाह ताला की और करीब हो जाना है। ये अल्लाह ताला कोई, देखें, हमारी वालदा की हमारी तरबियत है कि अगर कोई परेशानी आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने करीब करने के लिए किया है। तो मैं ये समझता हूँ जब आपका ये बिलीफ होना, तब आपको परेशानी नहीं लगेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर परेशानी के बाद या किसी भी लॉस के बाद मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया हूँ।
तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि एज सच मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं आई अपने बिजनेस के अंदर कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ या मैं आप कुछ अपनी स्टोरी को ग्लोरीफाई करूँ कि मैंने बड़ा रोड्स पे सोया हूँ और ये हुआ, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ बड़ी आसानी से अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके मल्टीपल इस वक्त प्रोजेक्ट है, हाई राइज के भी चल रहे हैं, इसके अंदर अभी तक कोई प्रोजेक्ट डिलीवर भी हुआ है या सारा बस अभी तक हवा में ही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। बहरिया के अंदर बिल्डिंग्स इस वक्त हमारी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और कोई 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक प्रोजेक्ट हमारा बहरिया की सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल टावर है जो कि 9th फ्लोर जो है उसके कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम जारी है। सारी टावर की बात करें, ये पर्ल 1 टावर का जी। तो और बाकी इस हफ्ते एक हमारे डिगिंग है एक प्रोजेक्ट की ABS मॉल की बहरिया टाउन के अंदर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी रेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% है और हमारी USP ये है कि हम वक्त से पहले डिलीवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो मैं प्रॉब्लम का शुरू में पूछ रहा था, चलें 1 बाय 1 इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी लैंड भी एक्वायर नहीं होती, सिर्फ वो कहते हैं इसको टोकन बयाना किया होता है और आधे से ज्यादा फाइलें मार्केट में बेच देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तो हराम है। जब आप हराम काम में जाते हैं तो उसमें नुकसान होता है इवेंचुअली। ऐसी चीज को ट्रेड करना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वर्चुअली तो आपको ट्रेड की इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो आप जब इस तरह हराम काम में जाएंगे तो अल्लाह ताला की फिर आपके ऊपर नाराजगी तो आएगी और आपको इवेंचुअली लॉस सफर करना पड़ेगा। लेकिन वो सब जिस माफिया के अंदर आप बैठे हैं, जिस मार्केट में आप बैठे हैं, बहरिया टाउन फाइल्स नहीं निकालता। सर फाइल नहीं निकालता। मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट के नाम ले सकता हूँ जहाँ पे अभी तक डिगिंग भी नहीं हुई, मसलन बिक चुके हुए बहुत सारे। सर नाम किसी का लेना है? मैं ये बात करूँ, प्राइवेट डेवलपर्स का कोई इदारा जिम्मेदार तो नहीं होता। जी वो ऐसे ही है, प्राइवेट डेवलपर्स का। बिल्कुल। अब मैं 2016 से बहरिया के साथ काम कर रहा हूँ। 2016 से पहले मुझे नहीं पता, लेकिन 2016 के बाद तो बहरिया फाइल्स वगैरह अब नहीं करता। कोई भी पेटेंट इदारा नहीं कर रहा लाहौर के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर कोई भी पेटेंट इदारा फाइल्स की ट्रेड नहीं कर रहा, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की ट्रेड कर रहा है। 2016 से लेके 2019 तक गालबन कोई एक सोसाइटी ऐसी मेरे तो जहन में नहीं आती जिसने 100% डिलीवरी दी हो। सबका नैब में या किसी के गेमें चल रही हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि ये हमारे पास चॉइस है जी। हर सोसाइटी के अंदर ऑन ग्राउंड एक पैच होते हैं। आप फाइल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको फाइल सस्ती मिल रही होती है, इसीलिए खरीदते हैं। इवन आपको भी पता होता है कि लैंड नहीं है, अभी लैंड एक्वायर होनी है, आप ना फाइल खरीदें। ये आपके ऊपर कंपल्जन तो नहीं ना कि फाइल खरीदनी है। साहब मासूम शहरी को क्या पता इन कहानियों का? मासूम शहरी को आप और हमने एजुकेट कर दिया ना कि भाई फाइल फ्रॉड है, फाइल फ्रॉड है, आप ना लें, आप ऑन ग्राउंड ले लें। आप 20 लाख की फाइल ना लें, आप 25 लाख का ऑन ग्राउंड प्लॉट ले लें। ये किसने, मैं फिर बात करूँ कि आप जैसे माशाल्लाह जो एक रहनुमा है, मैं समझता हूँ मुआशरे के, उन्होंने बताना ना, आपके पास टूल्स हैं, लोगों तक आपके पास रसाई है, आप लोग एजुकेट करें उनको। अभी ना सर कुछ 2 महीने पहले हमें तो कोई बंदा यहाँ पे अरबों खरबों रुपया भी दे देगा ना तो हम गलत को सही और सही को गलत नहीं कहेंगे। आपने सवाल पूछा, मैंने सीधा आपको कहा हराम है। अगर एक डेवलपर के पास लैंड नहीं है और वो फाइल बेच रहा है, वो हराम है, सरीहन हराम है, बिल्कुल ठीक है। तो चाहे मुझे कोई हालांकि मेरे लाहौर के तमाम तर डेवलपर्स के साथ उठना बैठना है, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हक बयान करूंगा, डंके की चोट बयान करूंगा। मैंने तो किसी के कब्र में नहीं जाना, और मैं आपके तवज्जो से किसी को गुमराह कर दूं या किसी का नुकसान कर दूं तो मुझे कितने नफलों का सवाब है। तो मैं तो किसी का नुकसान नहीं चाहता। बिल्कुल। फाइल जो बंदा खरीदता है वो इवेंचुअली लॉस में जाता है, क्योंकि फाइल की बेस के ऊपर कुछ भी नहीं होता। लैंड में एक कागज होता है A4 साइज का, बस। अभी 2 महीने पहले पूरे लाहौर में, वंस अगेन नाम नहीं लूंगा सर, उसने सोसाइटी ने वो येन डाला है पूरे लाहौर में, एक एक कोना, एक एक बिलबोर्ड के ऊपर इतने इतने बड़े उनके इश्तेहारात। अगर उस पूरी इन्वेस्टमेंट का जो उन्होंने ये बिलबोर्ड पे की है मार्केटिंग पे, अगर 10% भी सोसाइटी पे लगाया होता ना, मैं यही आपको बात कर रहा हूं। देखें, लोगों को गुमराह किया है ना उन्होंने, लोगों को एजुकेट किसने करना है? आपने, हमने। आज मैं आपके बड़े अलल ऐलान आपके चैनल के तवज्जो से ये बात करता हूं कि जो टाउन वाला फाइल बेच रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। आपको इस फाइल के अगेंस्ट प्लॉट नहीं मिलेगा, आपके सरमायाकारी डूब जाएगी। वक्ती तौर पे ग्लोरीफाई किया होगा, ओन भी खड़ा होगा फाइल के ऊपर, रेट भी अच्छा हो रहा होगा, आपको रियल एस्टेट डीलर भी अपनी रिबेट के चक्रों के अंदर जो है वो फाइल बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन इवेंचुअली आप लॉस में जाएंगे। अच्छा, ये ओन वाली बीमारी सर कहाँ से आई है हमारे इस डोमेन के अंदर? हर चीज पे ओन है, गाड़ियों पे भी ओन है। वो तो है, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ से आई इसका? का देखें, फेक मैनिपुलेशन होती है ना, फेक मैनिपुलेशन है। आपने एक चीज है, फॉर एग्जांपल उसकी क्वांटिटी है 10 क्वांटिटी है, 10 फाइलें हैं, उनको उसको एक
आर्टिफिशियली उसको शॉर्ट कर दिया फाइलों को और उसके बाद ओन खड़ा कर तो ये दिया। कर कौन रहा है? रियल स्टेट माफिया कर रहा है या डेवलपर कर रहा है? एक मिली भगत से हो मिली रहा है भगत से हो काम, रहा है। मिली भगत से हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर अभी लाहौर में अगर ख़ास तौर पे मैं बात करूँ, इस्लामाबाद और कराची के अंदर तो पहले ही था, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है सर वर्टिकल उसका जो है कंस्ट्रक्शन का। पहले हम हॉरिजॉन्टल चल रहे थे, इनफैक्ट लाहौर में तो बैडली फ्लॉप भी हुआ है पिछले 10 साल में, लेकिन पिछले 4-5 साल में एक नया ट्रेंड देखने में आया, जिस तरफ चले जाओ हाई राइज बिल्डिंग, आपके अपने भी माशाल्लाह ज़्यादातर प्रोजेक्ट हाई राइज की हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव साइन है या आने वाले वक्त में इसमें भी हमें मसले मसाइल आएंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है। उसकी वजह ये है कि जब आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के अंदर जाते हैं ना, तो हज़ारों कनाल लैंड होती है, उसको समेटना, उसके एनओसीज, उसके ये मामला बड़े ज़्यादा जो है ना पेचीदा होते हैं। जबकि वर्टिकल ग्रोथ के अंदर आपके पास लैंड होती है, छोटी लैंड होती है, आपके इतने ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर आपने अपना सारा बिजनेस को समेटा होता है, तो वो आपको डिलीवर करना भी आसान है। और उसमें ना फाइलें बिक रही हैं, ना उसके अंदर कोई एक्सेस सेलिंग हो रही है, ना उसके अंदर जो है कोई आप जिसे आप कहते हैं कि सट्टा हो रहा है कि आपका रेट कल कुछ हो रहा है, और वो पेटेंट एक जिसने जो खरीदार है उसी ने लेना है। टाउन्स वगैरह फाइलो सिस्टम में तो ये होता है ना, जो आपको नीड नहीं भी है तब भी आपने पैसा एक रोल करने के लिए अंदर पैसा डाला है, वो इवेंचुअली आपका डूब गया या हो गया, वो अल्लाह को पता है, लेकिन वो आपका कहीं ना कहीं पैसा जो है ना वो चला जाता है। तो इसमें जो जिस बंदे की नीड है ना, देखें, जब आप रियल इस्टेट को मार्केट करें, एक बंदे को नीड ही नहीं है और उसको आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो इवेंचुअली तो वो डिलीवर होने नहीं है ना। कंसेप्ट भी यही है, डेवलपर का भी कंसेप्ट है कि यार जो मेरा बायर है ना, उसने वो तो उसकी नीड ही नहीं है, एंड यूजर नहीं है, एंड यूजर ही नहीं है, नहीं वो उस प्रोडक्ट का बायर ही नहीं है जो मैंने उसको बेची है, उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ली है, तो उसने कहीं ना कहीं अप एंड डाउन करके फाइल का रेट ऊपर नीचे करके उसको कहीं ना कहीं एग्जिट दे देना है। जबकि ये वर्टिकल जो टावर्स वगैरह बन रहे हैं, उसमें जिस बंदे की नीड है, डेवलपर को पता होता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझसे 2 साल बाद डिलीवरी मांगनी है, उसने मुझसे चाबी मांगनी है, तो वो फिर बड़ा सीरियस होता है और वो बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस्ड होके अपनी टावर को डिलीवर करता है, अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो आप ये समझते हैं कि ये वर्टिकल जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, इनमें ज्यादातर जो है एंड यूजर आएगा, इन्वेस्टर नहीं है। अच्छा, 80% इसमें एंड यूजर है। जो बंदा 5 मरला घर नहीं अफोर्ड कर सकता, वो 2 बेडरूम फ्लैट अफोर्ड कर सकता है, वो वहां जा रहा है। घरों की ज़रूरत है, बहुत बड़ी नीड है, तो इवेंचुअली वो बंदे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नए कपल्स जो हैं, जो ससुराल नहीं रहना चाहती लड़कियाँ आजकल, तो वो कहती हैं कि अब हम घर भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो रही हैं। तो लेकिन इसमें भी डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि जिस तरह का हमारा इस वक्त, अगर मैं पर्टिकुलरली लाहौर की बात करूं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें तो ऑलरेडी हम बैडली स्ट्रगल कर रहे हैं। आप पानी को ले लें, आप सीवरेज, जिस पे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई बात ही नहीं कर रहा, आने वाले 10 साल में लाहौर में प्रॉब्लम नहीं, कराची में है सर, पानी की तो शुरू हो गई। अगर देखें कराची में आज भी टैंकरों से पानी आ रहा है, ठीक है। अगर कराची के अंदर ओवरकम कर ली है ये चीज़ को, तो लाहौर के अंदर तो अभी बड़ी देर है। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की खुशनसीबी है कि लाहौर की, मैं समझता हूँ खुशनसीबी है कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सेटअप है, तो लाहौर प्राइम फोकस्ड होता है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी ये खुशनसीबी है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं, तो लाहौर को वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे कभी, जो अनफॉर्चुनेटली कराची को फेस करना पड़ा है। पार्किंग के इश्यूज या सीवरेज के, एलडी के बैलेंस बहुत अच्छे हैं, वो हर 1500-1000 स्क्वायर फीट के ऊपर उन्होंने पार्किंग की कंपल्शन की हुई है कि आपको एक कार पार्क देनी है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, वो कवर का मतलब, देखें दुबई के अंदर पार्किंग का इशू नहीं हुआ, जहाँ पे एक छोटे से एरिया के अंदर उन्होंने 150 मंजिला को टावर बना दिए हैं। ना करे डॉक्टर साहब, दुबई में जितने पार्किंग के इशू देखें ओवरकम हो गए ना, आपने उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया, जो कि सब्स्टिट्यूट जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है। देखें दुबई ने मेट्रो दे दिया, दुबई ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो थोड़ा सा इनकरेज कर दिया, उन्होंने टैक्सेस बड़े लगा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी टैक्सेस के बड़े शौकीन हैं, हमने हर जगह टैक्सेस लगा दिए हैं ऑलरेडी। तो सब्स्टिट्यूट में हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बड़ी अच्छी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ ये कोई इशू नहीं है पार्किंग का, दैट्स नॉट एन इशू। और ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, जो ट्रेंड चल रहा है, हर बंदे का ड्राइवर है, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप ऑफ लेके चले जाते हैं। और हम लाहौर में तो इतनी बड़ी लैंड है, कोई भी आप बड़ा प्लाजा अभी देख लें, मॉल्स देख लें, जितना मॉल है उससे डबल पार्किंग है। हाँ नहीं, ये तो है बिल्कुल जितने, तो मैं समझता हूँ लाहौर के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही है जहां पे लैंड प्राइस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी कराची इस्लामाबाद दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जहां पे लैंड प्राइस बहुत ज्यादा है, दुबई के अंदर लैंड प्राइस बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है। और ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ी जाके आपको पार्किंग मिले ही ना, आपको मिलती है ना पार्किंग, बस वो एक्सपेंसिव होती है। हाँ बिल्कुल मिलती है आपको, हर
टावर के नीचे पार्किंग है, ऐसे ही है। हर मॉल के नीचे पार्किंग है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो जितने भी प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं इसमें इन्फ्लेशन को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन आई है, डेफिनेटली आपने एक चीज़ बेची हुई है। हम लोग लोगों से अंडरटेकिंग ले लेते हैं ठीक कि है। अगर सर्टेन प्राइस से ऊपर चली गई अगर हमारी मटेरियल कॉस्ट, तो हम आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जो बायर है वो किस तरह से मैनेज करता है चीज़ों को? देखिए, एक बंदे ने अभी 50 लाख रुपए का देखिए, apartment बायर लिया। सेंसिबल है ना, बायर को पता है कि मैंने एक चीज ली है, 150 रुपए का डॉलर था, आज 250 का डॉलर है। बायर को पता है कि यार, और सब छोड़ दें, अगली बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसी रेशो से हर चीज बढ़ गई जी। है। तो अगर मैंने एक चीज 70 लाख की बेची है तो मैं किस तरह अब दे सकता हूँ? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं ना, एक तो है जिस तरह आपने कहा, ये तो है पॉजिटिव इंटेंट, दूसरा है कि एक डेवलपर डेवलपमेंट ही इतनी स्लो पेस से कर रहा है कि उसको ना चाहते हुए भी इन्फ्लेशन हिट कर गई। अब यहाँ तो कुछ और नहीं है बायर का। हाँ, मैं कह रहा हूँ उस केस के ऊपर बायर जो है वो डेवलपर को ये चीज रियलाइज करवाए, उस केस में तो इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से बायर पर डलती भी नहीं है। सही। तो अभी ये जितने भी हाई राइज बिल्डिंग हैं, इनमें आप समझते हैं कि इनकी जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो अभी तक ठीक जा रही है, differ नहीं कर रही? मैं समझता हूँ कि 90% डेवलपर जो हाई राइज का वो बहुत अच्छा काम इस वक्त मेजर सेंटर पॉइंट क्या है इन सारी हाई राइज को लेके? लाहौर में कौन सी ऐसी देखिए, जगह है? हर बंदे की अपनी मार्केट है। एक बंदा है जिसकी ओवरसीज क्लाइंटेज बहुत अच्छी है, वो तो कहीं पे भी बनाएगा, उसका बिक जाएगा। एक बंदा है जो कि टारगेट कर रहा है लोकल मार्केट को, वो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ ऐसी सोसाइटीज के अंदर बनाए जहाँ पे एमिनिटीज का कोई इशू ना हो, जहाँ पे बिजली का, गैस का, पानी का इशू ना हो, जैसे बहरिया टाउन वगैरह है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे आपको मसले मसाइल नहीं पड़ते, वहाँ पे आपको एलडीए को नहीं डील करना पड़ता। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा बहरिया इसलिए रही है कि आपको किसी भी इदारे को, हुकूमती, सरकारी, गैर सरकारी इदारे को डील नहीं करना पड़ता। सही। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल इस वक्त गुलबर्ग जो है वहाँ सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग गुलबर्ग के अंदर मैं समझता हूँ फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है अच्छा इस प्रोजेक्ट। वक्त। हाँ, मैं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है वहाँ पे, 60-70% फेलियर। क्या वजह है? क्या प्रोजेक्ट सही तरह से मार्केट नहीं हो पाए, ये बन नहीं पा रहे मैं इस तरह से? समझता हूँ कि जिस इंटेंशन से बनाया वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। लोगों ने सोचा कि हमें बहुत अच्छी सेल मिल जाएगी और बड़ा मारो मार पड़ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। लोग इतना कमर्शियल हब के अंदर रहना पसंद नहीं करता। सही। और वैसे भी अभी इसका मेरा ख्याल है लगेंगे 4-5 साल इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए लाहौरियों को। और सबसे बड़ी बात है कि गुलबर्ग वगैरह के अंदर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, और एक बंदा है वो अपार्टमेंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अगर घर से महंगा अपार्टमेंट होगा तो वो कहेगा भाई मेरे पास ऑप्शन है। सच माइंडसेट भी है ना डॉक्टर साहब। अब यहाँ पे जिसके पास लेट्स से 5 मरले या 10 मरले है, वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे बड़े बड़े दिन नहीं जाता। बिल्कुल। कोशिश लाहौरी यही करते हैं कि ऐसा ही ग्राउंड पे रहे, जरा सुस्त है। ठीक है। तो इसमें अभी जो बहरिया से हट के आपने कहीं पे प्रोजेक्ट किया है? नहीं, अभी नहीं किया। मेरी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक प्लान है। ठीक है, इंशाल्लाह वो चले, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। और ये जो खास तौर पे इसकी बात करूंगा, इसमें जो डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिस तरह सोसाइटी में आ रहे हैं ना, आपको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं वो आपको तंग करती हैं, डिले करती हैं, इसमें जब आपको अपार्टमेंट हैंड ओवर होता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या मिलती है सर उसके? आपको बहरिया टाउन ट्रांसफर देता है, हमारा बहरिया टाउन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। बहरिया टाउन आपकी प्रोजेक्ट को ओन करता है और बहरिया टाउन की तरफ से ट्रांसफर मिलती है 100%। और जो बाकी बाहर एलडीए के अंडर आते हैं, एलडीए मैंने क्योंकि काम नहीं किया इसलिए मेरे उसका नॉलेज नहीं है। मेरा ख्याल उस पर भी रजिस्ट्री चलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं ये हालिया कुछ अरसे के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टैक्स इम्पोज किए गए, और स्पेशली जो डीसी रेट था हमारा और एफबीआर रेट, इसमें जो डिफरेंस आया है बहुत मेजर। अभी पहले क्या था कि एफबीआर रेट डिफरेंट था, डीसी रेट हमारा डिफरेंट था। एक शॉप है फिजिकली, अगर उसकी कीमत लेट्स से मार्केट में 1 करोड़ है तो उसका डीसी रेट होता था 60-70 लाख रुपए। अब उल्टा हो गया, अब मार्केट में 1 करोड़ की है, डीसी रेट उसका चला गया 1.5 करोड़ रुपया। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो एक इन्वेस्टर तबका था हमारा, वो इम्पैक्ट हुआ है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इन्वेस्टमेंट ही प्रॉपर्टी के अंदर करते थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं इस चीज़ से। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो इक़दामात हैं वो इन्वेस्टर्स को और रियल इस्टेट इंडस्ट्री को डैमेज करने के लिए किए जाते हैं। और इस तरह के इक़दामात करने की वजह मैं समझता हूँ हुकूमत की नाअहली होती है। जब ऐसे हुक्मरान या ऐसे लोग हमारे ऊपर आके मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिनको बिज़नेस का कोई पता ही नहीं है, जिनको फाइनेंस का पता ही नहीं है, जिनको ट्रेड का पता ही नहीं है, जिनको इकोनॉमी का पता ही नहीं है, तो इस तरह के भोंडे इक़दामात ही करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग ए रियल इस्टेट डेवलपर हमें हमारी कम्युनिटी को मुत्तहिद होना चाहिए और ऐसे बंदों को रिजेक्ट करना चाहिए ऊपर, जो लोग बिज़नेस को समझते नहीं हैं, जो लोग फाइनेंस को नहीं समझते। ऐसे हमें चाहिए कि हम कोई अहल बंदा कलेक्टिव एफर्ट से अपॉइंट करें
कि यार मिनिस्ट्री ऐसे बंदे को दी जाए जो कि बिजनेस को समझता है, या जो रियल एस्टेट को समझता है, जो कारोबार को समझता है, फहम रखता है। तो मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी को जो है ना वो इसमें एक स्ट्रगल करनी चाहिए, थोड़ा सा यूनाइट होकर कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए। तो कोई आपकी कोई कमेटी ऐसी बनी हुई है रियल एस्टेट रियलिटर्स के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी के अंदर इतने मौसर साबित नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर कुछ मैं खुद काम करूँगा और कोई ना कोई ऐसा हिकमत अमली लाहेमल बनाऊंगा जिससे इन चीज़ों को दुरुस्त कर दिया। क्योंकि देखें, एक है ग्रुप इंडिविजुअल लेवल पे बनाना 500,000 लोगों का, एक है वो पूरे एक स्टेट लेवल पे आपकी आवाज़ जाए गवर्नमेंट तक, ताकि कोई भी ऐसे और उसमें ये है कि हम ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करेंगे, हम इनको आइडियाज़ और हम इनको प्रपोजल्स दे सकते हैं, थ्रू मीडिया दे सकते हैं कि यार हमारे ये तजावीज़ हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करें, इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, रियल एस्टेट कम्युनिटी का भी फ़ायदा है। ज़ाहिर बात है अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने पंजाब के अंदर एक बिल पास करवाया कि जिसमें इन्होंने टैक्सेस वगैरह को ख़त्म किया है। जी बिल्कुल। अब वो क्यों किया है? क्योंकि ट्रांसफर्स ही नहीं हो रही थी, लोग फुल पेमेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर जो है वो सौदे कर रहे थे, हुकूमत को रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था। तो ये इकदाम आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचना चाहिए ना, कि जब आप एक टैक्सेस को इम्पोज कर रहे हैं तब आपको सोचना चाहिए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो वो मैं समझता हूँ रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं या रियल एस्टेट कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं उनका बोर्ड बनना चाहिए 5-7 लोगों को, उनसे मशवरे करके आपको इस तरह की जो है वो टैक्सेस को इम्पोज करना चाहिए। बिल्कुल। अभी जिस टैक्स की अभी आपने जिक्र किया, अभी इसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अभी फैसला हुआ है। अब फैसले के अभी देखिए 24 घंटे हुए इस बात को, इन्वेस्टर हल्के के अंदर अच्छी खासी एक हलचल है, ग्रुपों में मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। बेसिकली ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा भी पिछले को 20-22 साल से फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट ही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इस बारे में। वालिद साहब मेरे इसी डोमेन में है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक जो सट्टेबाजी का भी गेम ऑन है, इस पर भी आप लोगों को एज ए कम्युनिटी कोलेक्टिवली करना पड़ेगा कुछ। क्योंकि देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है डॉक्टर साहब, जितना इन्वेस्टर है या जो रियल एस्टेट एजेंट है वो तो अपना पैसा लेके साइड पे हो जाता है किसी भी सोसाइटी में, फंसता कौन है एंड पे? एंड यूजर, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी। जितना ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ट्रस्ट करके पैसा तो लगा देता है, लेकिन 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद उसको पता चलता है जी वो तो जगह ही मौजूद नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा सरमाया है वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही तो है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरी राय है ये कि लोग मासेस को एजुकेट किया जाए। देखें, जब तक इनके ट्रैप में लोग आते रहेंगे ना तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। उसकी वजह ये है कि हर जगह हर एसोसिएशन के अंदर जो है ना वो यही लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को अपने मीडिया से एजुकेट कर दें कि यार ये चीज़ में आपको इवेंचुअली नुकसान होगा, लोगों को इसकी हकीकत बताना शुरू कर दें फ़ाइलों की। तो तब जाके जब इनके पास बायर ही नहीं रहेगा तब इवेंचुअली जो है वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेरे नज़दीक ना यहाँ पे ये छोटा सा मेरा एक 2 सेंट की वो है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन। वो ये कि दुबई की अगर हम बड़ी मिसालें देते हैं, एक्सेस में भी हमारे यहाँ बड़ी आसानी से जाते हैं। दुबई के अंदर से सेंट्रलाइज्ड है, रेरा उनका एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जाएँ, मिसाल के तौर पे आपने एक अपार्टमेंट लेना है, उस अपार्टमेंट से रिलेटेड जितने उनके कागजात हैं, जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टेलीफोन का है, आपका बिजली का है, डीडीए है, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल रेरा के अंडर आता है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आप दुबई से कंपेयर ही नहीं कर सकते। दुबई ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दुबई में गवर्नमेंट कहती है कि आप सरमायाकारी लाएं, इसके ज़ामिन हम हैं। ये मैंने पीटीआई के दौर के अंदर पीटीआई हुकूमत को तजवीज़ दी थी, मैंने बताते खुद कि आप रियल एस्टेट कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आएगी, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, आपका डॉलर बहुत ज़्यादा आएगा बाहर से, आपकी इकॉनमी में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जो है वो थपकी देंगे, यार आओ यहाँ पे सरमायाकारी करो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द गारंटर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कहा ये जो इतने बड़े मास लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें गवर्नमेंट्स जो होती हैं ना वो ज़मानत देती हैं। तो दुबई इसलिए बूम पे है और दुबई के अंदर सरमायाकारी इसलिए लोग बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं क्योंकि उनको उनकी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी हुकूमत फराहम करती है और बदले के अंदर 10 से 15% टैक्स ले जाती है वो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और बड़ा हैवी, और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो बदले में तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई घाटे की डील तो नहीं है। सर, तीसरे नंबर पे इस वक्त पाकिस्तानी है, पहले नंबर पे आपके यूके नेशनल्स हैं, और उनमें भी ज़्यादातर देखिए वही पाकिस्तान नहीं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हुंडी से पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा के। बिल्कुल, क्योंकि एक चैनल इस तरह का तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर कि आप लीगली इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर लें करोड़ों रुपए की।
तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस बारे में इकदाम लेने चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि हुकूमत ही खुद बैसाखियों के ऊपर है और कोई एक प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं हमारे मुल्क के अंदर मौजूद, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। ये तभी मुमकिन है जब कोई एक गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए और चीज़ों को जो है वो उस अंदाज से लेके चले। डॉक्टर साहब, इदारे मजबूत होने चाहिए। अब देखें LDA बना हुआ है ना, इदारा इतना बड़ा इदारा है। मैं अभी उस दिन भी बात कर रहा था हारून से कि पीछे लिखा हुआ है से नो टू करप्शन, और नीचे बैठ के सेठ साहब कह रहे हैं पैसा दो। मैं कह रहा हूँ कि देखें ये तमाम तर चीज़ें इदारे तब मजबूत होंगे जब हुकूमतें मजबूत होंगी, ऊपर जब एक बॉडी मजबूत होगी जिसने इदारों को चलाना है। जब वही नहीं उनको ही कोई सर पैर नहीं है तो इदारे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे ना, कि जहाँ पे हाथ डलता है वो डालेंगे। अब देखें एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में तकरीबन 17.5 मिलियन, सर बहुत बड़ा नंबर है, 17.5 मिलियन घरों की शॉर्टेज होगी हमारे पास, और 2025 आया खड़ा। इस वक्त हम 10.6 पे खड़े हैं। नहीं होती वो, हम इंशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम इंशाल्लाह, सर अल्लाह करे ऐसा आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त के जो स्टैट्स हैं पूरे पाकिस्तान के 17 समथिंग मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की करम नवाजी है, इंशाल्लाह हमारे मुल्क किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। सर ये कर तो दी शॉर्टेज। डॉक्टर साहब डॉलर देखे कहाँ जा रहा है, देखें डॉलर जहां मर्जी जा रहा है, पैसा मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर। मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ कि लोग कहते थे ना श्रीलंका बनेगा, पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है। देखें यहाँ पे तो यहाँ ये मुल्क ज्योग्राफिकली ऐसा डिजाइन है, यहाँ पे भूख से नहीं मरता। 70% बंदा तो है ही फार्मर। हाँ बिल्कुल, उसने तो अपना उगा के खा जाना है। तो आप ये मुल्क कभी जिंदगी में बदहाल नहीं होगा। ये मैं बड़ा पुरुमीद हूँ पाकिस्तान से, ये मुल्क नहीं बदहाल होता। ये डॉलर का ऊपर नीचे 70-75% तबका ऐसा है जिसको पता ही नहीं होगा डॉलर क्या है। बिल्कुल ठीक है। उसने आज भी वहां पे पिंडों के बाटर सिस्टम चल रहा है। उसने गंदम देनी है, दूध ले लेना है, दूध देना है, चावल ले लेना है, चावल देनी है, गुड़ ले लेना है। तो वहां पे भी ये सिस्टम चल रहा है। उनके पास 1-1.5 मुरब्बे हो गया, 3-4 पैलियां मिनिमम भी। एक मैं कहता हूँ बदहाल तरीन बंदा भी ना, वो भी 5-7 एकड़ों का मालिक है। ठीक है, वो वहीं पे अपनी उसकी 2 मज्जे भी हैं, उसको दूध भी वहीं से आ रहा है, वो वहीं पे गंदम भी उगा रहा है, वो वहीं पे जवी भी और गन्ना भी और चावल भी, हर चीज वहीं पे। वो उसकी कुल रियासत है, तो उसको नहीं कुछ होता। उसने गंदम उगानी है, अपनी कुछ बेच देनी है, कुछ स्टोर कर लेनी है, उसने कुछ खाना भी है, कुछ उसने बेचना है। तो एक वो सिस्टम एक बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ 70 से 75% आपकी आबादी इंडिपेंडेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर पिछले कुछ सालों के अगर हम नंबर देखें तो बड़ी मैसिव तादाद में लोगों ने छोटे शहरों से या देहातों से शहरों की तरफ भी तो रुख किया है। उसकी वजह से ये बड़े शहरों में प्रॉब्लम भी आई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं। और आपको मैं बात बताऊँ, ये नंबर हम 1947 से जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वही बताते हैं कि वो नंबर हमेशा पाकिस्तान के बुरे ही रहे हैं। नंबरों पे चलते हैं ना, तो आज हम यहाँ तक पहुंचते हैं ना। तो सर असली हरकत क्यों नहीं सही कर रहे? देखिए मैं आपको बात बताऊं, आई एम वेरी मच होपफुल। पाकिस्तान को लीडरशिप की कमी है। पाकिस्तान को एक लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तानियों को ओन करे, जो ये नारा लगाए कि हर पाकिस्तानी मेरा भाई है, हर पाकिस्तानी मेरा बेटा है, हर पाकिस्तानी बुजुर्ग मेरा बाप है और मैं उसको ओन करता हूं। अभी तक ऐसा लीडर पाकिस्तान को बदकिस्मती से नहीं मिला। पाकिस्तान के अंदर जो है वो PTI की तो लीडरशिप मौजूद है, नून लीग की तो मौजूद है, पीपल पार्टी की तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं मौजूद। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान को ओन कर ले कि यार बीइंग ए पाकिस्तानी यू आर माई ब्रदर, मुझे बतौर पाकिस्तानी तुमसे मोहब्बत है, तुम और मैं एक झंडे के तले एक हैं। वो पहला है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे और तुम में एक यकसा कॉमन है। ठीक है। दूसरा तुम और मैं पाकिस्तानी है, दैट्स इट। पार्टीबाजी खत्म करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को एक हकीकी लीडर की जरूरत है। वो हकीकी लीडर अभी तक नहीं आया। सर पर्सनल मफाद कहाँ जाएंगे? देखें एक MPI MNA के इलेक्शन कॉन्टेस्ट होने में 8 से 10 करोड़ लगता है। आपको मैं बात बताऊं, एक इंशाल्लाह हम एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं और ये सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह ये चीजें खत्म होंगी, लोगों को एजुकेट हम करेंगे, हम लोगों को एजुकेट कर देंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, आने वाला दौर बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह लोगों ने इन करप्ट सियासतदानों को रिजेक्ट कर देना है। सर होगा, जो अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं। इंडिया में देखें शुरू हो चुकी हुई है गेम। उन्होंने देखें सेम ही खिता था, आम आदमी पार्टी हाँ रिजेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो अग्रवाल है कोई केसरी अग्रवाल समथिंग कुछ कर काफी, खैर उनके यहाँ भी जो है ना ये चीजें शुरू हो चुकी हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। दिया ना, आपको मासेस को एजुकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल यही हल है। आप देखें, हम ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमली जो इकदाम है उसको ये है मासेस को एजुकेट कर रहा है। सर देखें हमारे पास इस वक्त जो टूल है ना, शायद तो दुनिया के बहुत कम कंट्रीज है जिनके पास है। वो टूल क्या है? 60% से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन यूथ है
तो यूथ ही एक वाहिद चीज आपको हम चाहिए यूथ होती है को ग्रोथ इंशाल्लाह करने एक के लिए। प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेंगे, हम यूथ को नाच गानों से निकाल के इंशाल्लाह जी, sensible इंशाल्लाह बिल्कुल। प्लेटफॉर्म एक मुहैया करेंगे। एजुकेटेड तबका जो है वो डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए, जिसका शुरू में आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ ये समझ के नहीं आएंगे कि ये गंद है सियासत, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे चलता रहेगा। देखिए हमें कूदना पड़ेगा। हम देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक हमने अपनी तवानाइयां जो एग्जिस्टिंग लाइन है ना उसको रब करने में नहीं लगानी, हमने अपनी लाइन इससे बड़ी खींच लेनी है, सही, ताकि इम्पैक्ट आए। इम्पैक्ट आए। हमने अपना अपना मार्क बहुत बड़ा कर देना कि यार ये आए और छा गए, और हम इंशाल्लाह इस पे वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी आपको good चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, ये एक पिछली गवर्नमेंट ने एक नारा लगाया था नए पाकिस्तान का, ठीक है, वो स्कीम थी जिसमें ये हाउसिंग वगैरह सारी इन्होंने बनाई थी, उसका कोई है आपके पास स्टैट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से वो चल रहा है, कुछ हुआ भी है या नहीं? क्योंकि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वो नहीं है, वो हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व भी थे और अच्छा। अब वो बंद हो गया प्रोजेक्ट। अच्छा, बंद ही हो गया। वो उस इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो रही, ऑब्वियसली देखिए गवर्नमेंट कुछ को लोगों को वसाइल ही शायद नहीं मिले है। भी हैं घर वो। गवर्नमेंट का वसाइल ही नहीं है। नहीं मुझे उसकी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने 50 लाख घरों का वादा किया था ना, तो मेरा ख्याल है कोई 2-4 हज़ार घर शायद दिए हों, अगर किसी को दिए हों। वैसे इतना मतलब मास कोई काम ही नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हो? अब इस वक्त नहीं हो रहा। अच्छा, ये ये तो मैं बड़ी यकीन से सैड कह न्यूज़ है कि सकता हूँ। मतलब देखें एक प्रोजेक्ट था, शायद कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें ये आपका सिस्टम जो है ना 5 साल का जो सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी बंदा मैं ख्याल परफॉर्म कर नहीं सकता। उसके अंदर अपने ही मफादात, अपनी ही सियासतें चमकाने में ऐसे काम करते हैं कि यार बस अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा होता है 5 साल के अंदर कोई भी पार्टी आती है, बिल्कुल। तो वो अवाम के मफादात तो उनके किसी खाते में ही नहीं ना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में अगर हम नज़र डालें, चाहे वो हमारा वेस्ट हो, इवन अमेरिका हो, या इवन मिडल ईस्ट के अंदर भी, ये रियल स्टेट की जो हमारी पूरी डोमेन है, इसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड समझा जाता है, और इसके अंदर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट विदाउट डिप्लोमा या अपनी सर्टिफिकेशन नहीं आ सकता। हमारे यहाँ सर इसका क्यों इस तरह से कुछ नहीं किया गया, या इसके बारे में क्यों कोई डिटेल नहीं है? ये शुरू से ही रियल एस्टेट उन लोगों के हाथों में थी जो कि बिल्कुल एजुकेटेड नहीं थे, जो कि बिल्कुल अंगूठा छाप थे, मतलब पटवारियों से ये निकली है ना, ये बिल्कुल ऐसे वहीं से सिलसिला शुरू हुआ, ऐसे ही है। तो अब आके रियल एस्टेट के अंदर को पढ़े लिखे नौजवान आपको नजर आएंगे। अब आपको रियल एस्टेट पढ़ा लिखा भी उन्हीं चक्रों में पड़ गया, मैं बता रहा हूँ, लेकिन चलो पढ़ा लिखा बंदा आया तो उसको सिस्टम तो बनाया ना, बेशक अपनी हद तक ही बनाया, लेकिन बनाया है उसने रियल एस्टेट के अंदर तरक्की की है, उसने रियल एस्टेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। तो इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि जब ये पढ़ा लिखा तबका आ जाएगा तब वो ये चीजें क्या आप इस उसको जो है आप अप्रिशिएट करते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे यहाँ में, छोटा सा चाहे 3 महीने का डिप्लोमा हो? कि देखें ये रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक बंदा अपनी जिंदगी भर की कमाई लेके आया होता है आपको देने के लिए, उसका ख्वाब होता है घर, हमारे मुआशरे में बिलखुसूस। तो बिल्कुल ऐसा एक फॉर्मेट बनना चाहिए कि यहाँ पे लाइसेंसिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर बंदे को स्क्रूटनी किया जाना चाहिए, यहाँ पे उसके बाद गवर्नमेंट को इसके अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए सरमायाकार को। अभी कुछ ऐसी देखने में है, कुछ पिछले चंद सालों के बहुत सारे लोगों ने वीडियोस वगैरह बना के कुछ एजुकेट करना भी शुरू किया है, वो उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, मेरा तो खैर डोमेन थोड़ी डिफरेंट है, मैं पर्टिकुलरली हाँ जी। तो डिजिटल का ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो दौर है ये हमारा बिलबोर्ड से निकल गया, अखबारों से निकल गया, अब हमारा है सोशल मीडिया का दौर। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या इस प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से यूज़ करके, जिस तरह नाच गाने की आपने बात की, उससे निकल के एजुकेशन की तरफ चले जाएं, चाहे वो रियल एस्टेट की हो या किसी भी और डोमेन की, एजुकेशन को किस तरह से आप समझते हैं प्रमोट करना चाहिए? देखें किस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं? देखिए हर डोमेन तालीम की बात कर रहे हैं या ओवरऑल तालीम? फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है, इससे रिलेटेड जितने मिथ हैं, जितनी इसके बारे में गलत चीजें हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा टूल है। आप लोगों को एजुकेट करें, इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताएं। आप जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक टाउन आया, उसने बहुत एडवर्टाइजमेंट करके जो है लोगों से फ्रॉड की है, तो आप बिफोर हैंड ही ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हाईलाइट करके आवाम तक पहुंचाएं। मैं समझता हूँ आपकी जिम्मेदारी है और ये बहुत अच्छा आपका एहसान होगा लोगों के ऊपर, लोग आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे अगर आप, मैं कहता हूँ 2 बंदों को भी बचा लें, 1 बंदे को भी बचा लें उस फ्रॉड के जद में आने से, तो मैं समझता हूँ ये सदका जारी है, इससे बड़ा और रिजल्ट का काम किया है। और आप अपने टूल्स को इस्तेमाल करें लोगों तक एजुकेशन, बल्कि आप एक्सपर्ट्स को बुलाएं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को बुलाएं कि यार ये इस तरह मामला है, आप क्या समझते हैं ये डिलीवर होगा या नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट की क्या हकीकत है, इसका एंड क्या होगा,
ये किस तरह इसका क्या अंजाम होगा, तो मैं और जब आप बिफोर हैंड इस तरह की इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और लोगों तक आगाही देंगे तो ज़ाहिर बात है इदारे भी आपको वॉच कर रहे होंगे, तो इदारे भी शायद बर वक्त कोई ना कोई एक्शन ले लें इस तरह के माफियाज़ के ऊपर। जी। तो मैं समझता हूँ इट्स ए वेरी इफेक्टिव टूल। और अभी जिस तरह देखें हाल ही में ज़मीन.com एक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पेज से शुरू हुआ था और आज उनका देखिए उन्होंने प्राइस इंडेक्स भी दे दिया। आज अगर मुझे बैरियर टाउन में घर लेना है या प्लॉट लेना है, मुझे नहीं पता वहाँ प्राइसेस क्या है, आप सिंपली ज़मीन.com पे जाएं, उनका प्राइस इंडेक्स चेक करें, कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करें, सारे जो फिल्टर्स है लगाएं, आपके सामने उस पूरे जो भी ब्लॉक है उसके एक एस्टिमेटेड प्राइस निकल आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आपके पास एक रफ आइडिया ज़रूर होता है वहाँ जाने से पहले। इसी तरह फिर आपका जो है बहुत सारे बुलेटिन आते हैं इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो मेरा ख्याल में इस चीज़ के ऊपर काम होने की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट के ऊपर इससे पहले कि हम इसको एंड करें, मैं चाहूँगा कि हम डेफिनेटली आपके रिलीजियस साइड पे ज़्यादा बात नहीं हुई, मैं चाहूँगा कि कुछ चंद आयात जो अगर आप अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। माशाल्लाह जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं एक सुकून मिलता है, वही जो सऊदी की जो है ना एक फ़ील आती है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके कारोबार में खैर बरकत डाले और अल्लाह ताला आपको ढेरों तरक्कियाँ दे जी, ये हमारी दुआ है। और आप जैसे नौजवान जब तक इस तरह अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, इस तरह के मुख्तलिफ फोरम पे बैठ के बात करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान को एक अच्छे शेप में देखेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आने वाली जितनी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।